नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है ऋषिका और एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ क्वारंटीन के किस्से के दूसरे एपिसोड में। आपका यहाँ दोबारा आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज के एपिसोड में भी आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, पर यह कहानी थोड़ी खास है। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। चले इसे ज़रा मुख्तसर कर देती हूँ। तो कुछ रोज़ पहले मैं अपने फेसबुक पेज को स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे एक पोस्ट दिखा। ये पोस्ट था स्नेहा हर्ष का। स्नेहा स्कूल में मेरी सीनियर रह चुकी हैं और वो अक्सर अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस फेसबुक पर शेयर करती हैं, पर उनका ये लॉकडाउन ट्रैवल एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। उनके इसी खूबसूरत पोस्ट से इंस्पायर होकर और उनसे तमाम बातचीत के बाद मैंने कोशिश करी है कि मैं ये कहानी आप सब तक पहुंचाऊं। ये लॉकडाउन की एक सच्ची कहानी है और मुझे उम्मीद है कि इस दौर में आप इस कहानी के एहसासात ज़रूर महसूस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में हूँ जो कि तीर्थन वैली में बसा है। यहाँ आए अब 1 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। यूँ तो मैं यहाँ अपने इंटर्नशिप के लिए आई थी। सोचा था गांव वालों के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी, इको टूरिज्म प्रमोट करूंगी। पर आने के 1 हफ्ते के अंदर ही देश में लॉकडाउन हो गया और मैं हो गई हाउस अरेस्ट। मैं यहाँ स्टीफन और हेमा की फैमिली के साथ रह रही थी। स्टीफन यूँ तो बेल्जियम से हैं, पर उन्हें भी शायद तीर्थन की खूबसूरत घाटियों ने रोक लिया। उन्होंने तो झारखंड के एक छोटे से गांव मुरू में भी करीब 7 साल बिताए हैं और वहां की ट्राइबल वुमेन के साथ काम किया है। मेरा ज़्यादातर समय तो उनके बच्चे जनीशा और अनिक के साथ ही बीतता था। हम रोज़ साइकिलिंग के लिए जाया करते थे और कभी कभार घाटियों पर वीडियोस भी शूट करते। इनके रहते तो पता ही नहीं चलता वक्त कैसे बीत गया, पर वक्त तो बीत रहा था और अब यहाँ आए 1 महीने से भी ऊपर हो चुके थे। कहीं ना कहीं मुझे घर की याद आ रही थी। मम्मी ने लॉकडाउन के शुरुआत में ही कहा था कि घर वापस आ जा, हालात बिगड़ रहे हैं। पर मुझे लगा कि सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है और वैसे भी यहाँ रहकर मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। और तो और इन खूबसूरत घाटियों में वक्त बिताने का मुझे मौका जो मिल रहा था, कैसे जाने देती। पर अब तो 1 महीने बीत चुके थे और वो कहते हैं ना कि आज़ाद चहचहाती चिड़िया भी शाम तक घर लौटना चाहती है। फिर मैं उनसे कौन सी अलग थी। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि इन हालातों में मेरा घर जाना बहुत मुश्किल है और मुनासिब भी नहीं है। पर रब की मर्जी तो कुछ और ही थी। इसलिए उस दिन मुझे कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक शख्स है जो अपनी बेटी के साथ दिल्ली जा रहा है। मैं भी अगर चाहूँ तो उनके साथ जा सकती हूँ। वैसे तो मैं रांची से हूँ, पर दिल्ली में मेरा भाई रहता है। मैंने तुरंत ही उन्हें हाँ कह दिया। यहाँ से जाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार तो नहीं थी, पर अब बहुत वक्त बीत चुका था, इसलिए मैंने यही सही समझा। अब तो मेरे पास चंद घंटे ही थे अपना सामान समेटने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें इकट्ठा करने लगी। जनीशा दूर खड़ी मुझे देख रही थी। सूटकेस बंद किया ही था कि वो मेरे करीब आ गई और कहा, डोंट गो ना स्नेहा, हु विल आई प्ले विद। उस एक लम्हे में मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं कई दफ़ा इनके बीच रहकर सोचा करती थी कि आज तो मैं यहाँ हूँ, खुश भी हूँ, पर कल जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या मेरी कमी इन्हें महसूस होगी? क्या मैंने अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज की भी है या नहीं? ये ख्याल मुझे हमेशा सताता था। पर अब जनीशा ने मुझे कहा था दैट शी विल मिस मी। उस रात वो अपने मिनी माउस को लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी कि लेट माई मिनी स्पेंड सम टाइम विद योर मिकी टुडे। वो अपने खिलौनों को बहुत सीरियसली लेती है, जान बसती है उसकी उन खिलौनों में। वैसे उसकी बात भी सही थी, ना जाने कब मैं और मिक्की यहाँ वापस आएंगे। जनीशा की इन्हीं बातों के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हेमा ने मेरे सफ़र के लिए मुझे एक खाने का डब्बा पकड़ा दिया और जनीशा ने मुझे अपना एक स्कार्फ थमाया
उस वक्त तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। मैं राजीव अंकल और उनकी बेटी शिखा के साथ दिल्ली जाने वाली थी। कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका नंबर मुझे उस वक्त ही भेज दिया था और हमारी बातचीत हो गई थी। अंकल ने मुझे औट तक बुलाया था, जो कि हाईवे पर है। हमारे घर से हाईवे करीब 1 घंटे की दूरी पर है। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। हिमाचल की ठंड, सड़कों पर सन्नाटा, रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लाइट जल रही थी सड़क पर, और मैं अकेले ये सफ़र तय करने निकल रही थी। वैसे तो इस वक्त गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल था, पर किस्मत से मुझे एक कैब मिल गई। ड्राइवर भैया का नाम दूर सिंह था। वो वक्त से पहले ही मुझे लेने आ गए। हम दोनों ने मिलकर सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और हाईवे के लिए निकल गए। रास्ते में भैया और मेरी बहुत बातें हुई। वो परेशान थे, कहने लगे न जाने कब घाटियों में रौनक वापस आएगी, बहुत टाइम तक लोग नहीं आएंगे यहाँ। मैंने उन्हें कहा कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। अभी के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकती थी। शुक्र है हम हाईवे वक्त पर पहुंच गए। हमारे औट तक आने के करीब 5 मिनट बाद ही राजीव अंकल वहां आ गए। भैया ने मेरा सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया और मुझे अपना ख्याल रखने को कहा। सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैं दिल्ली के लिए निकल चुकी थी 2 अनजान लोगों के साथ। कैब में तो मैंने और दूर भैया ने बहुत बातें करी थी, पर यहाँ गाड़ी में सब खामोश बैठे थे। राजीव अंकल गाड़ी चला रहे थे और शिखा अपने फोन पर लगी थी। अब इस खामोशी को किसी को तो खत्म करना ही था, इसलिए मैं शिखा से बात करने की कोशिश करने लगी, उसे जानने की कोशिश करने लगी। सफर में ऐसे ही तो दोस्त बन जाते हैं। मेरे साथ तो कई दफा ऐसा हुआ है। उन दोस्तों से आज भी बात करती हूँ तो लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। पर अंकल एंड शिखा आर मोर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। मेरे सवालों का वो सीधे तरीके से जवाब देते और फिर चुप हो जाते। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। सफर में यूं खुद में रहना, चुप बैठे रहना मेरी समझ के तो परे है। इसलिए मैं इस सब के बावजूद कभी शिखा के म्यूजिक टेस्ट की तारीफ करती तो कभी अंकल के चश्मों के फ्रेम की। वैसे अंकल के चश्मे का फ्रेम वाकई अच्छा था। हाँ, शिखा के गाने मुझे इतने भी खास नहीं लगे। करीब 12 बजे चंडीगढ़ बॉर्डर के पास खाना खाने के लिए हमने गाड़ी रोकी। शिखा म्यूजिक बंद करके गाड़ी से उतर गई। अंकल भी पास एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गए। मैंने गाड़ी से उतरना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर बाद अंकल ने मुझे 1 कप चाय थमाई। शिखा ने मुझसे कुछ खाने का पूछा, पर मेरे पास हिमा का दिया हुआ डब्बा था। आधे घंटे के अंदर ही हम खाना खाकर वहां से निकल गए। अंकल गाड़ी तेज चला रहे थे और बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। खेत सनफ्लावर से भरे हुए थे और सूरज की किरणें उन फूलों पर पड़ रही थी। मैंने ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। सूरजमुखी, कितना सही नाम रखा है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी खुश क्यों हो गई, वो भी अचानक से। यूँ तो मैं पूरे रास्ते फ़ोन की बैटरी बचा रही थी, पर इस नज़ारे को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए फ़ोन निकालकर मैंने चंद तस्वीरें ले ली। सड़कों पर रंग बिरंगी पगड़ियों में लोग दिख रहे थे। सुबह का टाइम था, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने खेतों में खेलते भी देखा। गाड़ी में ना जाने कौन सा नया गाना बज रहा था, पर इस नज़ारे को देखकर मेरे दिल में तो बस धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, बस यही बज रहा था। फिल्मों में सब कुछ गलत नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि हम सबको एक बार अपना देश ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम पास की चीज़ों को छोड़कर दूर निकल जाते हैं और फिर मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं होता। बस इन्हीं ख्यालों में डूबे कुछ देर के लिए मेरी आंखें लग गई। जब उठी तो 11 बज चुके थे। दिल्ली पहुंचने में अब भी वक्त था। मैंने सोचा कि एग्जैक्ट एड्रेस अंकल के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अंकल ने शिखा को एड्रेस चेक करने को कहा।
शिखा ने कुछ देर बाद बताया कि ये जगह उनके मंजिल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। राजीव अंकल ने मुझे कहा कि वो मुझे रास्ते में मेरे मंजिल के सबसे पास वाली जगह पर छोड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल डर गई, क्योंकि अब दिल्ली पहुंचने में चंद ही घंटे बचे थे और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं घर कैसे जाऊंगी। इसलिए मैं अंकल से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो मुझे पहले ना उतारे बल्कि घर तक छोड़ दे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अंत में तो उन्होंने बड़े ही सख्त लहजे में मुझे कहा कि देखिए, हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। उसके बाद तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उनसे वाकई कोई शिकायत तो नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, पर ख्यालों पर भी कहाँ काबू होता है। मैं सोच रही थी कि सिर्फ 5 किलोमीटर की तो बात है, बस 5 किलोमीटर। काश वो मुझे छोड़ देते। उन्हें तो मेरे हालात समझने चाहिए ना। शिखा भी तो मेरी उम्र की है। एक भी गाड़ी नहीं चल रही, मैं घर कैसे जाऊंगी? अब हम दिल्ली पहुंच चुके थे और मुझे अपने मंजिल से करीब 5 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। मेरे पास 2 बड़े बड़े बैग्स थे और दिल्ली की सूनी सड़कों के बीचों बीच में खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस लम्हे में मैंने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। मैं वहीं सड़क पर बैठ गई और बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी। जी कर रहा था कि ज़ोर से चिल्लाऊं, पर यहाँ ना मुझे कोई सुन सकता था और ना ही मास्क के अंदर मेरे आंसुओं को देख सकता था। लेकिन अचानक से अब मुझे कुछ अलग सा लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अरे, सिर्फ 5 किलोमीटर की तो बात है। इस देश के ना जाने कितने लोग इस वक्त मीलों दूर का सफर तय कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे को गोद में लिए तो कोई तपती धूप में नंगे पांव। टीवी पर मजदूरों के हालातों को देखकर बुरा लगता था, पर आज सड़क पर बैठकर उनका दर्द महसूस हो रहा था। गम भी ना जाने कैसी चीज है, जब दूसरों का महसूस करने लगो तो खुद का कम लगता है और हिम्मत भी आ जाती है। बस उसी हिम्मत के सहारे मैं अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चली ही थी कि एक पीसीआर वैन थोड़ी आगे जाकर रुक गई। वैन से एक इंस्पेक्टर निकलकर मेरी तरफ आने लगे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे क्वारंटीन ना कर दे, क्योंकि अभी रांची जाना तो बाकी था। पर उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स लिए और मुझे घर छोड़ने को कहा। अब पहली बार जाकर मैं किसी पीसीआर वैन में बैठ गई। उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी भी हो। वैन में बैठे बैठे दिल्ली बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। इतना सन्नाटा इस शहर में शायद ही पहले कभी हुआ होगा। कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। हम कुछ दूर गए ही थे कि इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि उनको एक गाड़ी का पीछा करना है जिसमें माइग्रेंट लेबर्स हैं, इसलिए अब वो मुझे घर तक नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था। बस फिर मैं वैन से उतर गई। गूगल मैप्स खोला तो घर अभी भी करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। फोन से नजरें उठाई तो एक रिक्शा दिखा मुझे। मैं जोर जोर से उन्हें आवाज देने लगी। वो पास आए तो मैंने देखा कि ये रिक्शा नहीं बल्कि एक ठेला है। ठेले पर सब्जियां भरी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि भैया अभी ही बेचने निकले हैं। आपको छोड़ दूं मैडम? मैं ठेले को देखने लग गई। भला इस ठेले पर बैठकर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? भैया शायद ये बात मेरे ठेले देखने के अंदाज से ही समझ गए, इसलिए मेरे बिना कुछ कहे ही उन्होंने सब्जियां किनारे कर दी। अरे चलिए, हम छोड़ देते हैं आपको। अभी कैसे जाएंगी आप? बुरा हाल है मैडम, कोई सब्जी नहीं ले रहा, रिक्शा नहीं मिलेगा आपको। उनकी बातें सुनकर मैं मान गई। उन्होंने झटपट मेरा सामान ठेले पर चढ़ाया और मेरे बैठने की जगह भी बना दी। रास्ते में भैया बताने लगे कि कोरोना के डर से लोग सब्जियां भी नहीं खरीद रहे, इसलिए वो भी गांव जाने का सोच रहे हैं। पर मेरी तरह उन्हें लिफ्ट देने वाला कोई नहीं था। मैं उनकी तकलीफ को बहुत करीब से देख रही थी, इसलिए उनका दर्द समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उस वक्त ही मैंने ठान लिया कि मैं इन लोगों की मदद ज़रूर करूंगी। हम बात करते करते घर पहुंच गए। जब मैंने उन्हें ठेले से उतरकर पैसे दिए तो वो काफ़ी खुश हो गए
और मुझे दुआएं देने लगे। बिल्डिंग के बाहर मेरा भाई मुझे लेने आया। उसके हाथों में जर्म स्प्रे की बोतल थी। शायद उसने मुझे ठेले से उतरते हुए देख लिया था, क्योंकि मास्क से ढके उस चेहरे को तो मैं नहीं देख सकती थी, पर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। उसकी बहन सब्जी के ठेले पर जो घर आई थी, उसे देखकर तो जैसे मुझे दुनिया भर की सुकून मिल गई। भाई ने मेरा सामान सैनिटाइज किया और अंदर ले गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हम गले तो नहीं मिल पाए, पर उसने मेरे लिए मेरा फेवरेट लंच तैयार किया था। 6 फीट की दूरी पर बैठकर हमने खाना खाया और फिर मैं उसे अपने सफ़र की लंबी दास्तान सुनाने लगी। ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के। तो दोस्तों, ये थी स्नेहा की लॉकडाउन जर्नी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज के दिन स्नेहा एक एनजीओ हेल्पिंग ब्रेन्स के जरिए माइग्रेंट लेबर्स की मदद कर रही हैं। इस कहानी से जुड़ी कुछ असल तस्वीरें और वीडियोस हैं जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है। हैंडल है reach_rishika। अब चाहें तो उसे जाकर ज़रूर देखें। कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए क्वारंटीन के किस्से मेरे यानी ऋषिका के साथ। घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। किस्से प्यार के, किस्से इजहार के, किस्से टकरार के, किस्से है और जिंदगी की कश्ती में ये किस्से ही तो है बस। किस्से हमारे आपके, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के हैं, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन